how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Sultanate period. And before starting the chapter, we have to know some important terms. The first one is Mamluk. What is Mamluk? A slave, यानी एक जो नौकर होता था या son of a slave, उसको क्या कहते थे? मामलुक. ओके. नेक्स्ट इज सजदा. सजदा जैसे मुस्लिम पीपल जो है नमाज पढ़ते हैं, वो नीचे बैठते हैं ज़मीन पर, उसको क्या कहते हैं? सजदा. ओके. थर्ड इज द चालीसा. 40 टर्किश नोबल्स का जो ग्रुप था उसको द चालीसा कहा जाता था. नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन. A very harsh policy followed by Balban against the rebels, traitors, robbers, etc. Next is Johar. Johar is the mass sacrifice by Rajput women to save their honor. Next is Ulema. Ulema means the guardian of Islamic laws. जो Islamic laws को protect करते हैं उनको उलेमा कहते हैं. Next is theocracy. A state of having its own religion. ऐसी जगह, ऐसा स्टेट जिसका खुद का अपना रिलीजन होता है, that is theocracy. Next is खालिसा. खालिसा क्या होता है? ऐसी लैंड, ऐसी टेरिटरी that is owned by the sultan. Next is इक्ता. Ikta is the land given to an officer who kept a part of its revenue as his salary and sent the remaining to the government. The Ikta was actually a province. Next is Sheikh. Sheikh is a subdivision of Ikta. Next is Kharaz. Kharaz is the land tax. Next is Jazia. Jazia is also a type of tax to be paid by non-Muslims. Next is Jakt. That is also a type of tax on property. Okay. Now we will start the chapter. After the defeat of Prithviraj Chauhan by Muhammad Ghori in 1192 AD, the Hindu rule ended in North India and paved the way of Muslim rule. और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं 1192 AD में, तो तब क्या शुरू होता है? मुस्लिम रूल शुरू होता है. क्योंकि मोहम्मद गौरी वॉज अ मुस्लिम, तो हिंदू रूल वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और मुस्लिम रूल शुरू होता है. कुतुबुद्दीन ऐबक, द गवर्नर ऑफ ऑल कॉन्क्यूर्ड टेरिटरीज एंड रिटर्न्ड होम. मोहम्मद गौरी क्या करता है? अपने एक स्लेव को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इंडिया का गवर्नर बना देता है. जो टेरिटरी उसने जीती थी वहाँ का गवर्नर बना देता है और वापस अफगानिस्तान चला जाता है. In 1206 AD, Ghori was murdered by Hindu Khokhars and Qutbuddin Aibak became the independent ruler of Ghori's territories. तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो घोरी की टेरिटरी थी उनका इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है. और इस तरीके से उसके बाद नई डायनेस्टी आती है, तो वन बाय वन न्यू डायनेस्टी आती है. इस पीरियड को, जो मुस्लिम रूल का पीरियड था, उसको नाम दिया गया है सल्तनत पीरियड. That is from 1206 to 1526 AD. Here is a table जहाँ से आपको पता लगता है द दिल्ली सल्तनत, यानी हिंदू रूल ख़त्म होकर मुस्लिम रूल आ गया था और हर एक टाइम पीरियड को हम सल्तनत का नाम देते हैं. तो फर्स्ट डायनेस्टी थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई थी 1206 में. उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी एंड नेक्स्ट इज सैयद डायनेस्टी एंड उसके बाद लोधी डायनेस्टी. ओके. तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इस चैप्टर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. हिस्टोरिकल सोर्सेज. कैसे हमें सल्तनत पीरियड के बारे में पता लगता है? द सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड आर वेरियस कोर्ट क्रॉनिकल्स, travelers accounts and historical buildings. Court chronicles include the ones written by Amir Khusro and Jiyuddin Barani, Yahya bin Ahmad एंड नियामतुल्ला. बहुत सारे क्रॉनिकल्स थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, दिल्ली सल्तनत के टाइम के बारे में लिखा है कि वहाँ पर कौन से रूलर थे और किस टाइप का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था. कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जैसे कि कुतुब मीनार है मेहरौली में एंड कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है.
और उसके अलावा अलाई दरवाज़ा है, टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक है हौज खास में, एंड फिरोज शाह कोटला एटसेट्रा। इनके बारे में हमें, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन चीज़ों से पता लगता है। अब हम फर्स्ट डायनेस्टी की बात करने जा रहे हैं, दैट इज स्लेव डायनेस्टी फ्रॉम 1206 टू 1290 AD। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव किसको कहते हैं? नौकर को। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ये डायनेस्टी शुरू होती है। जैसे कि आपने पढ़ा पहले, मोहम्मद गोरी जो इंडिया की टेरिटरी थी वो जीतने के बाद, कॉन्क्यूर करने के बाद, अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़ जाता है और वापस अफगानिस्तान चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन टेरिटरीज का इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। तो यहाँ से कौन सी डायनेस्टी शुरू होती है? स्लेव डायनेस्टी। एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड मामलुक डायनेस्टी, और मामलुक भी स्लेव को कहते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, they were called slave kings because 3 sultans of this dynasty were themselves slaves who had rise to power due to their merit, skills and abilities। क्यों इसको स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया गया है? क्योंकि इस डायनेस्टी में 3 किंग ऐसे आए सामने जो कि एक स्लेव होने के बावजूद अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी पॉजिटिविटी की वजह से रूलर बनते हैं। ऐबक रूल्ड फॉर ओनली 4 years। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने सिर्फ 4 साल के लिए रूल किया। ही वॉज अ जनरस रूलर एंड गेव लार्ज slums of money to both Hindus and Muslims, for which he earned the title of तक बख्श और गिवर ऑफ लाख्स। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उन्होंने बहुत सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, हिंदू में भी मुस्लिम में भी, इसी कारण उनको क्या टाइटल मिला था? लख बख्श का। लाख बख्श दैट इज अ गिवर ऑफ लाख्स, यानी बहुत सारे पैसे डोनेट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट उसका रूलर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश from 1211 to 1236 succeed Qutbuddin Aibak. He is considered as the real architect of Muslim rule in India. He suppressed many revolts and consolidated his empire. He also saved his kingdom from the invasion of Mughal invader Genghis Khan. In 1229 AD, the Caliph of Baghdad bestowed the title of Sultan of Hindustan on him. और बीच में उनको एक टाइटल भी मिलता है, दैट इज सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान। ही ऑर्गेनाइज द चालीसा को भी उसने ऑर्गेनाइज किया था, द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। ओके, एंड और द रूलिंग अलाइट, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉइन करेंसी। कॉइन करेंसी भी इल्तुतमिश के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस हुई है। और आर्किटेक्चर जो इतना ज़्यादा फ्लोरिश हम देख पा रहे हैं मेडिवियल पीरियड का, वो भी इल्तुतमिश के टाइम पर ही फ्लोरिश हुआ। ही इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम एज वेल। जो टैक्स सिस्टम है, इक्ता सिस्टम है, वो भी इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट इज रजिया from 1236 to 1240 who succeed Iltutmish, and she was the first and last woman Muslim ruler of the medieval world। medieval time की first and last women Muslim ruler थी ये रजिया, and she was an able ruler though only for a short period of 4 years। हालांकि ये बहुत एबल रूलर थी लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड 4 साल के लिए ही रूल कर पाई। हर सक्सेसर वर वीक रूलर। इसके जो सक्सेसर आए, नेक्स्ट जो किंग बने, रूलर बने, वो बहुत ज़्यादा वीक थे। आफ्टर हर डेथ एंड टिल द एक्सेशन ऑफ बालबन and Niyasuddin Muhammad, another son of Iltutmish, ruled from 1246 to 1286 AD। He was a puppet in the hands of powerful noble, जो कि क्या था? एक पपेट की तरह काम कर रहा था। गियासुद्दीन बालबन, अ लोयल स्लेव ऑफ इल्तुतमिश एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द चालीसा, रूल्ड फॉर 20 years। और इसमें एक बहुत पावरफुल रूलर था स्लेव डायनेस्टी में, दैट इज गियासुद्दीन बालबन, जिसने 20 साल तक रूल किया। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उसने रजिया को ही एक एफिशिएंट रूलर माना था, तो उसने रजिया को क्या बना दिया था? रूलर बना दिया था। ओके, क्राउन दे दिया था। लेकिन जो उसके भाई थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हीं में से एक रजिया को मार देता है और खुद रूलर बन जाता है। He is known for his blood and iron policy, and finally destroyed the Chalisa as they were a gang of plotters. He defeated his kingdom from the Mongol invasion. He forced the people to do sajda and piyobs or
जमीन बोझ, और वो मुस्लिम रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था और लोगों को फोर्स किया जाता था सजदा पढ़ने के लिए। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को भी उसने ही बहुत ज़्यादा फेमस किया एंड फाइनली ही डिस्ट्रॉयड द चालीसा एज वेल। नाउ नेक्स्ट डायनेस्टी आती है उसके बाद खिलजी डायनेस्टी from 1290 to 320 AD. The Khilji ascended the throne after the Mamluk. मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है, खिलजी को थ्रोन मिल जाता है। This dynasty was founded by Jalaluddin Khilji and he was a kind and generous person. जो जलालुद्दीन खिलजी था वो बहुत काइंड और जनरस पर्सन था, so he could not suppress revolts and lawlessness. His nephew and son-in-law Alauddin Khilji murdered him treacherously and occupied the throne. लेकिन ज़्यादा टाइम ये रूल नहीं कर पाया और उसी का जो नेफ्यू होता है और सन इन लॉ होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो उसको मार देते हैं और खुद अपने आप को थ्रोन दे देते हैं, खुद रूलर बन जाते हैं। अब नेक्स्ट रूलर आता है जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका सन इन लॉ था। वॉज अ मिलिट्री जीनियस, एक मिलिट्री जीनियस था। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल इन्वेशन, और एक पॉलिसी ऑफ डिफेंस शुरू की अगेंस्ट द मंगोल इन्वेशन। लेटर ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ही कॉन्क्यूर्ड द किंगडम ऑफ गुजरात, मालवा एंड राजस्थान। उसके बाद पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने किंगडम ऑफ गुजरात को कॉन्क्यूर किया, मालवा को कॉन्क्यूर किया एंड राजस्थान को। ही हैड हर्ड ऑफ द ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी, वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ चित्तौड़। उसने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी कि जो राणा रतन सिंह ऑफ चित्तौड़ है उसकी वाइफ जो है क्वीन जो है पद्मिनी वो बहुत सुंदर है। सो ही अटैक चित्तौड़ एंड डिफीटेड द राजपूत्स। तो चित्तौड़ पे वो अटैक करता है और राजपूत को हरा देता है। क्वीन पद्मिनी एंड अदर राजपूत वीमेन कमिटेड जोहर, और क्वीन पद्मिनी और जो बाकी की जो भी राजपूत वीमेन थी वो जोहर कर लेती हैं। जोहर क्या होता है, एक साथ उन्होंने अपने आप को एक पैलेस में बंद करके खुद को जला लिया था। ओके Having conquered North India, Alauddin sent his army led by his Eunuch general Malik Kafur to conquer South India. The Yadavs of Devgiri and Kakitya of Rangal and Hoysals of Dwarkamudra were subdued and accepted the sovereignty of Alauddin। और उसके बाद साउथ इंडिया में अपने जनरल मलिक कजूर को भेजता है कॉन्क्यूर करने के लिए, जहाँ पर साउथ में जो लोग थे, साउथ में जो डायनेस्टी थी वो उसकी बात को कबूल कर लेते हैं। एंड एज एन एबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर अलाउद्दीन टुक सेवरल मेजर्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर। ही मेड सेवरल रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस वेरियस टैक्सेस। बहुत सारे टैक्सेस जो हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किए, एंड फॉर एग्जाम्पल जजिया एंड जक्त। ही ऑल्सो बिगेन द मार्केट कंट्रोल सिस्टम, जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम है वो भी उसने शुरू किया था। एंड इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम एज वेल फॉर कम्युनिकेशन विद फार ऑफ एंड डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। नेक्स्ट है द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की आपको एक केस स्टडी दी हुई है जो कि घियासुद्दीन तुगलक से शुरू होता है फ्रॉम 1320 टू 1325। 5 साल का जो टाइम पीरियड था। फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड वॉरियर एंड स्टेट्समैन एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ही लिबरलाइज्ड हार्श मेजर्स imposed by Alauddin Khilji. He also took up many public welfare work. अलाउद्दीन खिलजी ने जो बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें बना रखी थी, स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे लोगों को, उनसे आज़ादी दिलाई घियासुद्दीन तुगलक ने, और बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम भी किए, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस बनवाए, कैनल्स बनवाए, फोर्ट्स एटसेट्रा। ही ऑल्सो बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली, और दिल्ली के पास ही तुगलकाबाद का निर्माण भी किसने किया था, घियासुद्दीन तुगलक ने। आफ्टर द अल्टीमेटली डेथ ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, हिज सन जोना खान ascended the throne with the name of मोहम्मद बिन तुगलक, और उसकी डेथ के बाद उसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक वो अपने आप को राजा बना लेता है। He ascended the throne. मोहम्मद बिन तुगलक was a learned but a strange man.
Some historians call him a mixture of opposites and the wisest fool. कुछ लोग उसे wisest fool कहते हैं क्योंकि वो एक मिक्सचर था opposites का, एक अच्छा learned man था लेकिन strange भी था. He offended the orthodox ulema by curbing their political and social influence. His failure as a ruler is attributed his 3 ambitious projects, all of which ended in abject failure, and there was a head. First is, in 1326 AD, he increased the taxes on the farmers of the Doab region to meet the expenses of the army. The Doab region at that time was suffering from both drought and famine, so people rebelled against the order, which was promptly withdrawn. पहला उसने गलत पॉलिसी क्या निकाली कि लोगों के जो डॉब रीजन में जो लोग रहते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए थे, वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, और उस टाइम पर जो डॉब रीजन के जो लोग थे वो ड्रॉट से भी फेस कर रहे थे और फेमाइन यानी सूखा भी पड़ा हुआ था और भूखमरी से भी वो सामना कर रहे थे. उसके बावजूद वहाँ टैक्स बढ़ा दिया गया. Next, in 1327 AD, the Sultan shifted his capital along with its people from Delhi to Devgiri, which was renamed as Daulatabad, and the project failed as thousands of people and their cattle died on the way. और अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, और इसके लिए बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे जो कैटल थे उनके वो भी इसमें मारे गए. तो ये भी एक तरीके से फेलियर था. इन 1329 to 1330 AD, he introduced token currency, which led to circulation of counterfeit coins on a large scale. Finally, he had to withdraw the copper coins in exchange to silver coins. This caused a huge loss to the treasury. करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, करेंसी को चेंज किया, टोकन करेंसी में चेंज किया, जिससे बहुत सारा जो खजाना था वो वेस्ट हो गया. ओके, तो ये तुगलक पीरियड का जो टाइम है ये सिर्फ 5 साल का था, इसीलिए हमने इसको सल्तनत पीरियड में काउंट, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सैयद डायनेस्टी की, फ्रॉम 1414 to 1457 AD. That is, Khizr Khan was the viceroy of Timur in India, and he captured the throne of Delhi and founded the Sayyid dynasty. दिल्ली के थ्रोन को कैप्चर किया खिज़र खान ने, एंड ही फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, और उनके साथ ही सैयद डायनेस्टी शुरू हो जाती है. At the time of his accession, there was some chaos in the region. और जब ये राजा बनने वाले होते हैं उस टाइम इनके एरिया में बहुत सारी वॉर, बहुत सारी लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती हैं. He led several military expeditions to suppress revolt against him and emerged as the most powerful ruler. और उसके बावजूद इन्होंने जो इनके आसपास बहुत सारी चेयर्स चल रही थी उसको सुप्रेस किया, ख़त्म किया रिवोल्ट को, उसके खिलाफ जो चल रही थी, और एक पावरफुल रूलर के सामने अपने आप को एज अ पावरफुल रूलर अपने आप को पेश किया सबके सामने. उसके बाद मुबारक शाह सक्सीड खजीर खान, and he was unpopular among his nobles who plotted his murder and succeed. His successors were indolent and pleasure-seeking. Alam Shah, the last Sayyid ruler, abdicated the throne voluntarily in favor of Behlol Lodhi. Now next है Lodhi dynasty. From 1451 to 1526 AD, the Lodhi dynasty was founded by Behlol Lodhi, and its history too is full of bloody conflict. और इनकी जो हिस्ट्री है यानी इनके बारे में जो इनके कारनामे हैं वो भी ब्लडी कन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं. The dynasty ruled for 75 years, so long, 75 years तक इस डायनेस्टी ने, लोधी डायनेस्टी ने रूल किया. And he spent most of his time in fighting battles and had little time for civil administration. ज़्यादातर ये अपना टाइम जो है बैटल्स, वॉर्स में ही ऑक्यूपाई रहते थे, बैटल्स में ही रहते थे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. His son Sikandar Lodhi crushed all the revolts, founded the city of Agra and shifted his residence there from Delhi. इनका जो बेटा था लोधी डायनेस्टी में, बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी, वो सारे रिवोल्ट को ख़त्म करता है, एक नई सिटी का निर्माण करता है, दैट इज़ आगरा, एंड शिफ्टेड हिज रेजिडेंस देयर फ्रॉम दिल्ली. और दिल्ली से खुद ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? आगरा में.
इब्राहिम लोदी सक्सीडेड हिज फादर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बनता है। His forces were defeated by Babur, who was invited by Lodhi's own nobles and local rulers. और कौन इनको डिफीट करते हैं? बाबर, जो कि लोधी डायनेस्टी के ही कुछ नोबल्स जो थे और कुछ लोकल रूलर थे, वही उसको इनवाइट करते हैं। इब्राहिम लोधी was defeated and killed in the first battle of पानीपत in 1526। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर, और इब्राहिम लोधी हार जाता है। विद हिज फॉल द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। और इस तरीके से उसके मरने के बाद दिल्ली सल्तनत एक तरीके से खत्म हो जाती है। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। The Turks were great patrons of architecture. They brought with them the art of West and Central Asia. जो तुर्क पीपल थे, तुर्की पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं आर्किटेक्चर के। वो अपने साथ बहुत सारा वेस्ट और सेंट्रल एशिया का आइडिया लेकर आए थे। The sultans employed Indian craftsmen for designing and constructing their building, which gave rise to Indo-Islamic style of architecture। और इससे क्या हुआ? एक नया स्टाइल, मिक्सिंग ऑफ, जैसे हिंदू और मुस्लिम, इंडो इस्लामिक मिक्सिंग एक स्टाइल शुरू हुआ आर्किटेक्चर का। Qutub complex built by Qutubuddin and Iltutmish is the most significant structure in Delhi, and Alauddin Khilji built a new capital near Qutub complex and called it Siri. He also built the Alai Darwaja and the entrance of the Qutub complex. Ghiyasuddin Tughlaq built the city of Tughlaqabad, while Firoz Shah Tughlaq built the Firoz Shah Kotla. The tomb of Ghiyasuddin Tughlaq set a new trend in architecture as it's octagonal in shape. The tombs of Lodi Sultans were built inside gardens। और अलग अलग रूलर के टाइम पर अलग अलग टाइप की आर्किटेक्चर सामने आई, जैसे कि जो आर्किटेक्चर है वो एक ऑक्टागोनल की शेप में आई घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पर। ओके, एंड द टोम्स ऑफ लोधी सुल्तान्स वर बिल्ट इनसाइड गार्डन्स। और जो सुल्तान लोधी सुल्तान के टाइम पर जो टोम बनाए जाते थे वो एक गार्डन के अंदर बनाए जाते थे। Most of the earlier buildings of the Sultanate period lacked correction proportions, and they were also made of bricks and stones and lacked grace. And arches and domes were a specialty of the buildings. Calligraphy was used to decorate buildings, while Quran accepts they are engraved on the walls of the building। और buildings के wall पर engrave किया जाता था और building को decorate किया जाता था एक writing से, जिसको calligraphy कहते थे। तो अलग अलग beautiful building जो हैं आप वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर देख सकते हो। नेक्स्ट है interesting facts, that is about Ziauddin Barani from 1285 to 1357 AD. Ziauddin Barani was the first Muslim known to write a history of India, and he lived for 17 years in Delhi as Nadim, that is boon companion of Muhammad bin Tughlaq. In 1357 he wrote Tarikh-e-Firoz Shahi, history of Firoz Shah, mainly using hearsay evidence and his personal experience at the court. His Fatwa-e-Jahandari, that is ruling on temporal government, was influenced by Sufi mysticism, and the work details of the religious philosophy of history, viewing events in the lives of the great men as signs of divine providence. And according to Barani, the Delhi Sultan from Ghiyasuddin Balban to Firoz Shah Tughlaq, who had followed his guidelines for good Islamic rule, had prospered, while those who had deviated from those prospects had failed. ये कौन था? दैट इज़ जियाउद्दीन बरानी। इसका कहना था जो भी दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम रूलर आए हैं जिन्होंने उसकी बात मानी है वो प्रॉस्पेर हुआ है, और जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी उनका जो किंगडम था वो फेल हो गया है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम नोन टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, और 17 ईयर्स तक ये दिल्ली में रहा था नादिम के नाम से, और इसने बुक्स भी लिखी हैं जैसे कि तारीख़ फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह के बारे में लिखी गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज causes of the downfall of the Delhi Sultanate। जो ये तुर्क अफगान सुल्तान्स थे इन्होंने इंडिया पर 3 सेंचुरीज के अराउंड रूल किया, फ्रॉम 1206 टू 1526, लेकिन लास्ट में जाके इनका डाउनफॉल हो जाता है। व्हाट वर द रीजन अबाउट दैट? फर्स्ट इज
The sultans of Delhi had conquered India by sword and they ruled the country by sword. इन्होंने इंडिया पर कैसे कैप्चर किया इंडिया को? तलवारबाजी के, यानी कि फोर्स करके उनको कैप्चर किया इंडिया को, और रूल भी कैसे किया? तलवार के दम पर ही रूल किया. एंड दे वर डिस्पोटिक एंड डिड नॉट ट्राई टू विन ओवर पीपल. लोगों का दिल जीतने की कोशिश इन्होंने नहीं की. तो जो तलवार पर यानी पावर के हिसाब पर जो रूल करता है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता. नेक्स्ट इज most of the sultans were intolerant of the Hindus. They were ill-treated by them and forced to convert to Islam and to pay jizya. ज़्यादातर जो सुल्तान रूलर रहे वो हिंदू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, हिंदूज पीपल को इल ट्रीट करते थे और उन्हें फोर्स किया जाता था इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, और ऐसा टैक्स पे करने के लिए जो सिर्फ नॉन मुस्लिम पर ही लगाया गया था, जो कि जजिया था. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वर वीक एंड प्लेजर सीकिंग रूलर. ज़्यादातर जो सुल्तान रूलर थे वो सिर्फ रंग मिजाजी के शौकीन थे. देयर प्लॉटिंग नोबल्स ऑफन रिवोल्टेड अगेंस्ट देम एज दे लैक्ड लॉयल्टी फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी. और उन्हीं के खुद के ही नोबल्स उनके खिलाफ साजिश रचते थे और उनको हटा देते थे. नेक्स्ट इज most of the sultans depend on the troops or soldiers of their nobles or vassals, and though some sultans did maintain a huge army, but it was ill organized and ill disciplined. ज़्यादातर जो सुल्तान थे वो पावर के दम पर ही सुल्तान बने थे. ओके, तो इसके लिए वो डिपेंड करते थे अपनी आर्मी पर. इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन उस आर्मी को ऑर्गेनाइज करना इन्हें नहीं आया, उनको डिसिप्लिन में लाना नहीं आया. Next is they had a vast empire, but lack of a good transport and communication system was a major hindrance in ruling it efficiently. अब एम्पायर तो इन्होंने अपना बहुत बड़ा बना लिया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, तो दूर दूर जो प्रोविंस थे वहाँ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, जा नहीं पाते थे. इसके कारण जो इनका सल्तनत पीरियड था वो कम रह पाया, डाउनफॉल पे आ गया था. Next is the feudal system proved fatal to them. It created powerful nobles but weakened the central government. फ्यूडल सिस्टम जो था जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो वीकेंड हो गई थी और जो नोबल थे वो पावरफुल हो गए थे. There was no defined law of succession and hence there were frequent wars and intrigue for the throne. कोई सक्सेसर बनने के लिए कोई डिफाइंड लॉ एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो क्या होता था, आपस में वॉर चलती रहती थी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था उसको थ्रोन मिल जाता था. द इन्वेशंस ऑफ द मंगोल्स ऑल्सो वीकेंड द एम्पायर. उसके बाद जब मंगोल्स इंडिया में आ जाते हैं उसके कारण भी जो सुल्तान एम्पायर, दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था वो वीकेंड हो जाता है. तिमूर स्ट्रक द फाइनल फैटल ब्लो टू द तुगलक्स while बाबर put an end to the सल्तनत in Delhi. और इस तरीके से तिमूर और बाबर के आने के बाद जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था वो एंड हो जाता है. Now next topic is about the development of political institution during the Sultanate period. The Delhi Sultanate was a theocracy where Islam was the state religion. Delhi Sultanate वो एक टाइप की theocracy थी, यानी अपना खुद का एक religion था state का, that was Islam. Okay? All the resources of the state were meant for the spread of Islam and to convert people. और जितने भी resources थे वो लोगों पर लगा दिए जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्लिम में, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए और लोगों को बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में बताने के लिए. The Sultan was the sovereign head of the empire and commander of the army. जो सुल्तान होता था वही पूरी स्टेट, पूरे एम्पायर का हेड होता था और वही उसकी आर्मी का कमांडर होता था. He was also the supreme interpreter of the law. और लॉ बनाने वाला भी वही था. The ulema interpreted the Quran in favor of the authority of the Sultan. In fact, the ulema was a political force that no Sultan dared ignore, and the nobles to a very efficient check on his power and sometimes became more powerful than the Sultan himself. और कई बार जो नोबल थे वही अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना लेते थे सुल्तान से भी ज़्यादा. The Sultan was assisted in administration by a number of ministers. For example, the Wazir,
द अरीजे ममालिक, द दीवाने रिसालत एंड दीवाने क्वाजा एंड द सदरुस सुदूर. ओके, वजीर जो होता था दैट इज एक्ट लाइक अ चीफ मिनिस्टर, स्टूड मिडवे बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट्स. ओके, एंड सम ऑफ द वजीर्स बिकेम मोर पावरफुल देन द सुल्तान हिमसेल्फ. जो वजीर होते थे वो कई बार सुल्तान से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे क्योंकि उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता था स्टेट के साथ. बिलो द मिनिस्टर्स वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स. अब मिनिस्टर्स के नीचे कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते थे जैसे कि वकीले डर or the chief dignitary of the royal household and the Sare-Jandar, that is commanded the king's bodyguards etc. The provincial government reflected the same setup as at the center. The heads of the provinces were known as wali and mufti. जो प्रोविंसेस के हेड होते थे उनको वाली और मुफ्ती नाम से जाना जाता था. अ परगना वॉज हेडेड बाय एन अमील. और एक परगना उसको कौन हेड करता था, फिर से बोल रही हूँ लाइन वो कट गया. अ परगना वॉज हेडेड बाय एन अमील. और एक परगना को कौन हेड करता था, अमील. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज ऑफ मिलिट्री कंट्रोल. यानी क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती थी पूरी इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए. The army included various tribes and races, for example, the Turks, the Tajiks, the Persians, the Mongols, the Arabs, the Afghans, the Indians and the Indian Muslims. जो आर्मी थी उसमें तरह तरह के लोग थे, जैसे कि अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते थे, अलग धर्म से जो बिलोंग करते थे, अलग रेसेस से बिलोंग करते थे. It comprised of cavalry, infantry and elephantry. The cavalry was the backbone of the military establishment. There was no modern artillery at that time. उस टाइम कोई मॉडर्न आर्टिलरी जैसे कि अब बंदूकें होती हैं, गन होती हैं, वो उस टाइम पर नहीं थी. जो घोड़ेबाज थे वही सबसे फेमस थे, बैकबोन ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे. एंड द फुट सोल्जर्स, मोस्टली द हिंदूज एंड स्लेव्स, वर कॉल्ड पायक्स. मोस्टली जो फुट सोल्जर थे यानी हिंदू पीपल जो थे उनको सबसे लो लेवल यानी स्लेव माना जाता था आर्मी में, और इनको फुट सोल्जर, ना कोई हथियार दिए जाते थे ना ही कोई रिसोर्स दिया जाता था, इनको पयाक्स के नाम से जानते थे. द आर्चर्स वर कॉल्ड धनुक्स. आर्चर यानी कि जो धनुषबाजी करते थे उनको धनुक्स कहते थे. द सुल्तान्स अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एलिफेंट्स. The Sultan was the commander-in-chief of his forces. He paid personal attention to their organization and upkeep. जो सुल्तान होता था वो इनका हेड होता था, कमांडर भी वही होता था, वो पर्सनल अटेंशन देता था आर्मी को, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको डिसिप्लिन में रखना है. The central government had, however, little control over the contingents of the provincial governors. Strategies, places and forts on the frontier were garrisoned with seasonal troops and the military officers were paid land grants while the individual troops were paid cash. जो individual troops थे उनको कैश में सैलरी दी जाती थी और जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको कुछ लैंड ग्रांट दिया जाता था, यानी गिफ्ट में एज अ सैलरी उनको एक लैंड का मालिक बना दिया जाता था, वहाँ से वो टैक्स जो लेते थे वो उनकी एज अ सैलरी काउंट होती थी. Now the court, nobility and land control. First is the court. The royal court was usually a part of the royal palace. The court was a big hall which was well decorated and furnished. हॉल क्या होता है, एक कोर्ट क्या होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है जो कि बहुत अच्छा सा सुंदर डेकोरेटेड होता है और फर्निश्ड होता है, जहाँ पर जो राजा होते थे वो मीटिंग लेते थे, एक सभा करते थे. सुल्तान बालबन इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदा, सजदा एंड पाइब्स. जो सुल्तान बालबन था उसने ही एक रीति रिवाज शुरू किया था सजदा का और पाइबोब्स का. नेक्स्ट इज नोबिलिटी. द सुल्तान रूल्ड विद द हेल्प ऑफ नोबल्स. जो सुल्तान था वो अकेला रूल नहीं कर पाता था, तो विद द टीम ऑफ नोबल्स वो रूल करता था. इत्तुमिश सेट अप द चालीसा, जिसके कारण इत्तुमिश ने एक चालीसा बनाया था जो कि एक टीम ऑफ 40 नोबल्स थी, बिलोंग टू टर्किश एंड अफगान पीपल, अफगान फैमिलीज,
who had settled in India. The central ministers, the provincial government and the military commanders came from the nobility only. They were paid land jagirs instead of salary in cash. और उनको जो ऑफिसर्स होते थे, नोबल पीपल होते थे, उनको कैश सैलरी की बजाय क्या दिया जाता था, लैंड जागीर दी जाती थी. नेक्स्ट है लैंड कंट्रोल. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सुल्तनत. जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था प्रोविंस का वो क्या था, लैंड रेवेन्यू. ओके, लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू द खालिसा टेरिटरी. और जो लैंड है उसको अलग अलग डिवाइड किया गया था, खालिसा, इक्तास एंड शिक्स, आमिल. इक्तास क्या होता था, इक्तास दैट इज प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू शिक. इक्ता को आगे फर्दर डिवाइड किया गया था शिक्स में, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना. ओके, अ परगना वाज मेड अप ऑफ सेवरल विलेजेस. परगना क्या होता था, जो बहुत सारे गांवों को मिलके क्या बोलते थे उसको, परगना. ईच शिक वाज हेडेड बाय एन अमिल. और एक शिक को कौन हेड करता था, कौन रूल करता था, अमिल, जिसको रेवेन्यू कलेक्टर भी कह सकते हैं. वाइल द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड मुक्कादम. और जो विलेज का हेडमैन होता था उसको क्या कहते थे, मुक्कादम. ओके, इन द इक्ता द मुक्ति assessed and collected of revenue. An officer called ख्वाजा was appointed in each इक्ता to supervise the revenue. ख्वाजा जो कि क्या करता है, रेवेन्यू को सुपरवाइज करता है, उसको कलेक्ट करता है और मुक्ति के काम को चेक करता है. द हिंदू किंग्स ऑनिंग elegancy to the sultan were required to pay tribute. Similarly, जमींदार paid a fixed revenue to the government. इस तरीके से जमींदार जो होते थे उनको भी एक फिक्स रेवेन्यू पे करना होता था गवर्नमेंट को. नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन. The sultans took several measures to increase their revenue resources. कि कैसे रेवेन्यू रिसोर्स को इंक्रीज किया जाए. The chief source of their revenue included उशर, खराज, खम्स, जकत एंड जाजिया. ये क्या है, ये सारे टाइप ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस हैं. ओके, जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं उशर की. उशर क्या है, द उशर was a land tax charged on land held by the Muslims. ओके, जो मुस्लिम्स के पास लैंड होती थी उस पर जो टैक्स चार्ज किया जाता था उसको उशर कहते थे. while खराज was the tax on land held by non Muslim. जो नॉन मुस्लिम पीपल थे वो जो लैंड टैक्स देते थे उसको खराज कहते थे. जक्त was a religious tax and that's lived upon Muslim only, whereas जजिया और टोल टैक्स that was charged from नॉन मुस्लिम ओनली. इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट क्या बना रखे थे, टैक्स बना रखे थे. बिकॉज टैक्स क्या था, टैक्स इज द एक्चुअल इनकम ऑफ द सल्तनत. ओके, नाउ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम. और कैसे पैसा आता था, There were taxes on import of merchandise and horse besides house tax, grazing tax, water tax and many other minor taxes. Presents and gifts to the sultans by the people, officers, nobles and subordinate rulers made up the other sources of income. इस तरीके से different taxes थे. उसके अलावा जो सुल्तान को गिफ्ट दिए जाते थे वो भी एक source of income था. Now here is a quick recap of the chapter. During the Sultanate period from 1206 to 1526, 5 dynasties of the Turkish origin ruled over India. The slave dynasty was founded by Qutbuddin Aibak. Iltutmish succeeded Qutbuddin. He is regarded as the real architect of Muslims' rule in India. And Rajia, the successor of Iltutmish, was the first and last women Muslim ruler of the medieval world. Balban is known for his policy of blood and iron. The Khilji dynasty was founded by Jalauddin Khilji. Alauddin Khilji was a great military genius, a great conqueror and an able administrator. Ghiyasuddin Tughlaq founded the Tughlaq dynasty. फिर से बोल रहे हैं पॉइंट है. Ghiyasuddin Tughlaq founded the Tughlaq dynasty. Muhammad bin Tughlaq was a learned but strange man. He failed as a ruler. Firoz Shah
Tughlaq introduced many reforms and also founded many towns. Khizr Khan founded the Sayyid dynasty. Mubarak Shah was an unpopular ruler due to his punitive measures. Lodi dynasty was founded by Behlol Lodi. Sikandar Lodi was a religious fanatic. Ibrahim Lodi was defeated at the First Battle of Panipat, which led to the establishment of Mughal rule in India. The Sultanate was a theocratic state and the Sultan was its head. Land revenue was the most important source of income for the state. The Turks were great patrons of in art and architecture. बोलूँगी मैंने लिखा है, ठीक है, फिर से बोल रही हूँ. The Turks were great patrons of art and architecture. They developed Indo-Islamic architecture and they built many cities and buildings including minarets, tombs and also laid gardens. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.